आइए एनसीईआरटी विज्ञान के कुछ प्रश्न और उनके जरिए कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। एनसीईआरटी साइंस का प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो है कि चिप्स की थैली से किस गैस को हटाकर नाइट्रोजन भरा जाता है। चिप्स की थैली से किस गैस को हटाकर नाइट्रोजन भरा जाता है। जो हमारे सामने विकल्प है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नियोन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑक्सीजन। हमारा सही आंसर होगा ऑक्सीजन। चिप्स की थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ भी होता है वो ऑक्सीकरण का काम करता है, ऑक्सीकरण। और इसकी वजह से क्या होता है, चिप्स की थैली में जो चिप्स होते हैं उसका स्वाद, उसका गंध खराब हो जाता है। तो इसी से बचाने के लिए चिप्स की थैली में एक प्रति ऑक्सीकारक प्रति ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन को चिप्स की थैली में भरा जाता है। ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो नाइट्रोजन को प्रति ऑक्सीकारक के रूप में शामिल किया जाता है ताकि वो चिप्स जो है वो खराब ना हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो आप जानें कि प्राकृतिक सूचक का इस्तेमाल किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को जानने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक सूचक का इस्तेमाल किसी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता, विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता को जानने के लिए सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ प्राकृतिक सूचक भी होता है और कुछ सिंथेटिक सूचक भी होता है, संश्लेषित सूचक। तो यहाँ है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है। हमारे सामने विकल्प है लिटमस, हल्दी, जेरानियम, एक से अधिक। तो हमारा सही आंसर होगा एक से अधिक। एक से अधिक। ये सब लिटमस, हल्दी, जेरानियम, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक सूचक है। जबकि क्षारीयता और अम्लीयता को जानने के लिए सिंथेटिक संश्लेषित सूचक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है, एक सिंथेटिक संश्लेषित सूचक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक संश्लेषित सूचक है। जबकि ये सब क्या है, लिटमस, हल्दी, जेरानियम, ये सब प्राकृतिक सूचक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल में पी किस शब्द का सूचक है। पीएच स्केल में पी किस शब्द का सूचक है। हमारे सामने जो विकल्प है वो है पुषांश, प्रोटांश, प्रोटीन, पॉस्टीन। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा पुषांश। सही आंसर क्या होगा, ये होगा पुषांश। पुषांश क्या है, एक जर्मन शब्द है। एक जर्मन शब्द है पोटेंज। और इसी का हिंदी है पुषांश। इसी का हिंदी है पुषांश। और इसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। तो पीएच स्केल में पी किसका सूचक है, पी पुषांश का सूचक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु है। निम्न में से कौन धातु है। जो विकल्प है वह है ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो हमारा सही आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। और धातु का गुण क्या होता है, धातु का गुण होता है कि धातु आघातवर्ध होता है। आघातवर्ध होता है। धातु आघातवर्ध होता है, तन्य होता है, चमकीला होता है
आघातवर्ध होता है, इसका मतलब होता है कि उसको पीट पीट कर पतला किया जा सकता है। तन्य हो का मतलब होता है उसको खींच कर लंबा किया जा सकता है, और चमकीला उसमें चमक होता है। तो धातु के 3 गुण होते हैं, आघातवर्ध, तन्य और चमकीला। मैग्नीशियम धातु है। ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था या द्रव की अवस्था में पाया जाता है, और ये एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था या द्रव की अवस्था में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक सिद्धांत। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? जो हमारे सामने विकल्प है वो है न्यूलैंड्स, डोबेराइनर, मंडेलिफ, हेनरी मोजले। तो हमारा सही आंसर होगा डोबेराइनर। डोबेराइनर तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर ने दिया था। तत्वों को व्यवस्थित रूप में वर्गीकरण करने का प्रयास भी सबसे पहले डोबेराइनर ने ही किया था। तत्वों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण का प्रयास भी सबसे पहले डोबेराइनर ने ही किया था, और उन्होंने उनका वर्गीकरण 3-3 तत्वों के आधार पर किया था। उन्होंने इस तरह वर्गीकरण किया कि 1 से 3 तक के जो तत्व हैं उनके गुण धर्म एक समान है। फिर इसके बाद मान लिया चौथे नंबर पे कोई आया, 5वें, छठे, तो इन तीनों का गुण धर्म भी समान होगा। इसी तरह से 3-3 तत्वों के गुण समान होते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? त्रिक सिद्धांत। 3 तत्वों के आधार पर बनाया गया था तो उसको त्रिक सिद्धांत कहा जाता है। और यहाँ जो आपका न्यूलैंड है, न्यूलैंड्स, इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। अष्टक सिद्धांत यानी 8 तत्वों के आधार पर अष्टक सिद्धांत। अब मंडलीफ आप जानते हैं कि इन्होंने आवर्त सारणी का विकास किया था। आवर्त सारणी, मंडलीफ ने आवर्त सारणी का विकास किया था तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित। और हेनरी मोजले जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी का जनक इनको माना जाता है। इनको आधुनिक आधुनिक आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर ने दिया था, और डोबेराइनर ही पहला व्यक्ति है जिन्होंने तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। एनसीईआरटी ज्योग्राफी को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस नदी को लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है? किस नदी को लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है? हमारे सामने जो विकल्प है वह है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, दिहांग, और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सतलज नदी। सतलज नदी को लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि सतलज नदी तिब्बत में सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल से निकलती है मानसरोवर के पास से, तिब्बत से। इसी को हम लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज सिंधु की सहायक नदी है, और सतलज को ही पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब ये हिमालय के उत्थान के पूर्व से ही प्रवाहित हो रही है, तो इसीलिए पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अब दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि अल नीनो किस जलधारा को प्रतिस्थापित करती है? जो हमारे सामने विकल्प है हम्बोल्ट, अगुलहास, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर। तो अल नीनो जो है वो हम्बोल्ट की जलधारा को प्रतिस्थापित करती, यानी अल नीनो जो गर्म जलधारा है, अल नीनो क्या है? एक उष्ण जलधारा है। उष्ण जलधारा, और ये हम्बोल्ट पूर्वी प्रशांत महासागर में
ये पूर्वी अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास, पेरू तट के पास, पेरू तट के पास, पेरू तट के पास ये उत्पन्न होता है। और जो हम्बोल्ट या पेरूवियन जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा, इसी को पेरूवियन जलधारा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये एक ठंडी जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। तो इसी की जगह ले लेता है एल नीनो, जो कि एक गर्म जलधारा के रूप में उत्पन्न होता है। और एल नीनो प्रति 5 या 10 साल पर एक बार उत्पन्न होता है, 5 या 10 साल पर, दिसंबर के महीने में। कब? दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में होता है। इसीलिए इस जलधारा को बालक ईसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अल नीनो को बालक ईसा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में भी आप जानते हैं कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्मदिन पर। तो इसीलिए अल नीनो को बालक ईसा कहा जाता है। अल नीनो एक गर्म जलधारा के रूप में हम्बोल्ट की जो ठंडी जलधारा है उसका स्थान लेता है। एक यहाँ है अगुलहास की जलधारा। अगुलहास क्या है? अगुलहास भी एक जलधारा है। और ये जलधारा आपका हिंद महासागर में, हिंद महासागर में फॉकलैंड द्वीप के पास, फॉकलैंड द्वीप के पास ये जलधारा प्रवाहित होती है। और ये भी क्या है? ये क्या है? एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में फॉकलैंड द्वीप के पास प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये भी एक गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है गर्म गल्फ स्ट्रीम। और लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर कैसी जलधारा है? एक ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? जो हमारे सामने विकल्प है वो है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, चीन सागर, भूमध्य सागर। तो हमारा सही आंसर है भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ, जिनको अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में। और वहीं से उत्पन्न होकर के वो भारत की तरफ आता है। उसी की वजह से, इसी की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारत में जनवरी के महीने में वर्षा होती है उत्तरी भारत में। इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिसंबर जनवरी के महीने में उत्तरी भारत में वर्षा होती है, जिसे रबी के फसल के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में। अगला है, अक्सलवुड नामक वनस्पति पाई जाती है। अक्सलवुड नामक वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे सामने विकल्प है आंध्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, कांटेदार वन, सदाबहार वन। तो आपका सही आंसर होगा शुष्क वनस्पति वन। आपका सही आंसर होगा शुष्क वनस्पति वन। अक्सलवुड नामक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? शुष्क पर्णपाती वन में। और शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? जिन क्षेत्रों में वर्षा। पर्णपाती वन दो प्रकार का होता है। पर्णपाती वन दो प्रकार का होता है। एक आर्द्र पर्णपाती, एक होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो अब पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होता है, वहाँ पर्णपाती वन पाया जाता है। पर्णपाती वन दो प्रकार का है, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन, आप समझ रहे हैं, वो क्षेत्र जहाँ बारिश ज़्यादा हो। तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। और जहाँ 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। और अक्सलवुड जो है वो शुष्क पर्णपाती वन की ही वनस्पति है। अक्सलवुड के अलावा शुष्क पर्णपाती वन में कुछ और भी वनस्पति पाई जाती है, जैसे उसका नाम आप याद रखिएगा, तेंदु, पलाश, अमलतास,
ये सब भी शुष्क पर्णपाती वन में पाई जाने वाली वनस्पति है। और आर्द्र पर्णपाती वन में पाई जाने वाली वनस्पति भी कुछ देख लेते हैं। वह है सागवान, साल, शीशम। ये सब आर्द्र पर्णपाती वन में पाई जाने वाली वनस्पति है। अगला है वन प्राणी अधिनियम किस वर्ष पहली बार आया, यानी वन प्राणी अधिनियम पहली बार कब भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। हमारे सामने जो विकल्प है वह है 1986, 1972, 1952 और 1982। तो देखिए वन प्राणी अधिनियम पहली बार 1972 में आया था। इसी को वन प्राणी अधिनियम 1972 के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था वन प्राणियों का संरक्षण करना। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। 1952 में पहली बार भारत में वन नीति लागू हुई थी। वन नीति 1952 में पहली बार भारत में वन नीति लागू हुई थी। और 1982 में भारत रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि का सदस्य बना था। रामसर संधि का सदस्य बना था 1982 में। रामसर संधि क्या है? रामसर संधि है दुनिया के आर्द्र स्थलों को संरक्षित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, रामसर संधि। ये रामसर संधि ईरान के रामसर शहर में 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। और भारत इसका सदस्य कब बना? 1982 में भारत इसका सदस्य बना।